अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये हमारे सिलेबस में 7वां चैप्टर है। जैसा कि आपने इसका नाम देखा, इसमें वर्ड ऑप्टिक्स यूज़ हुआ है। आप याद रखिए, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्टडी करना। ओके, तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ है वो है लाइट। हम लाइट के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल्स में। ओके, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो वर्ड ऑप्टिक्स है जिसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइट, इसको हम दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी पहली जो ब्रांच है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ओके, और इसकी दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा जो मेन जो मतलब फोकस रहेगा वो वेव ऑप्टिक्स पर ही रहेगा। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रे ऑप्टिक्स की बात ही नहीं करेंगे। हम शुरुआत में आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हम पूरा बेसिक्स जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, उसमें शुरुआत रे ऑप्टिक्स की भी होगी, वेव ऑप्टिक्स की भी बात होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। आप देखिए, जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि लाइट एक एनर्जी है। ओके, आज आज के मतलब आज हम लोग ये जानते हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है और ये प्रोपोगेट होती है वैक्यूम में से भी, मीडियम में से भी, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम जो है उनमें से भी लाइट ट्रैवल करता है, वैक्यूम में से भी ट्रैवल करता है। मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी बातें आज हम जानते हैं, लेकिन आज से करीब करीब 400 साल पहले लाइट जो है उसको लेकर एक यानी जब जिस ज़माने में लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, उस वक्त जो अलग अलग थेरीज़ जो पेश की गई, तो उसकी शुरुआत एक्चुअली आज से 400 साल पहले हुई है, नियर अबाउट 400 साल पहले। ओके, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डेस्कार्ट्स। ओके, तो डेस्कार्ट्स जो हैं इन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट पेश किया था कि इस यूनिवर्स की हर चीज़ पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, दुनिया की तमाम चीज़ें जो है वो पार्टिकल से बनी हुई हैं, तो फिर लाइट भी पार्टिकल से बना हुआ होगा। ओके, तो इसी तरह से क्योंकि हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, इसीलिए इस चीज़ को बेस बनाकर कि लाइट भी एक चीज़ है, लाइट भी इसका यूनिवर्स का एक समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट ही है, इसीलिए लाइट को भी हमको ये मानना पड़ेगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं वैसे ही लाइट भी है। इसी आइडिया को आगे चलकर बहुत ज़्यादा सिस्टेमेटिक तरीके से आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने पेश किया, और इस तरह से दुनिया की जो पहली जो सिस्टेमेटिक थेरी लाइट के लिए जो मिली उसका नाम है कॉर्पस्क्यूलर थेरी। कॉर्पस्क्यूलर थेरी ऑफ लाइट, इस थेरी को पेश किया था आइजैक न्यूटन ने 1675 में। ओके, ये दुनिया की समझ लीजिए कि पहली थेरी है जो लाइट के बारे में बात करती है, कॉर्पस्क्यूलर थेरी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन इसी पीरियड में, यानी जिस ज़माने में आइजैक न्यूटन ने ये थेरी बताए थे, बिल्कुल उसी ज़माने में एक और थेरी आई जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये एक डच साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन हाइजिन, HUYGEN। ओके, तो क्रिश्चियन हाइजिन या हाइगिन भी बोल सकते हैं आप लोग, यानी इस जी को आप गा के रूप में भी पढ़ सकते हो। तो क्रिश्चियन हाइगिन या क्रिश्चियन हाइजिन, इन्होंने 1678 में, यानी ऑलमोस्ट इस सेम पीरियड में अपनी एक अलग थ्योरी पेश की है जिसका नाम वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट से रे ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स वाज ओरिजिनेटेड बाय कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, और वेव थ्योरी जो है यहाँ से वेव ऑप्टिक्स जो है वो उसने समझ लो जन्म लिया। ओके, चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। आप देखिए, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी इस नाम से समझ में आता है कि न्यूटन ने जो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ यहाँ पर बताए थे वो ये थी कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये पार्टिकल्स जो हैं ये रिजिड होते हैं। ओके, इसके अलावा वो मासलेस होते हैं, मतलब उनका कोई मास नहीं हो सकता,
और इसके अलावा वो इलास्टिक भी होते हैं, यानी उनका जो नेचर है वो इलास्टिक, यानी उनका जो कोलिजन वगैरह जो होगा तो वो इलास्टिक कोलिजन वाला नेचर होगा। ओके, तो रिजिड, मासलेस और इलास्टिक कोलिजन वाले पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं कॉर्पसल्स। ये जो कॉर्पसल्स हैं इनकी साइज़ और शेप जो है वो बदल सकता है, यानी वो रैंडम शेप वगैरह उनका हो सकता है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है इस थ्योरी का वो ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं कॉर्पसल्स, ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग, मतलब जब ये सोर्स ऑफ लाइट में से बाहर निकलते हैं, जब सोर्स ऑफ लाइट इनको एमिट करता है तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलते हैं इसलिए दे ऑलवेज परफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, यानी वो हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, वो बिल्कुल कोई और मोशन में नहीं जा सकते बल्कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के इस मोशन को ही हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस थ्योरी का था। इसके अलावा इस थ्योरी के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है इनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। आप देखिए, रिफ्लेक्शन का जो इनका कंसेप्ट था उसको एक बार आप समझ लो। आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने कोई तो भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए, यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर सपोज करो कि यहाँ पर ये एक इमेजिनरी एक नॉर्मल है, और अब आप इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट जो है उसको इंसिडेंट कर दो। सपोज करो कि आपने यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किए इस तरह से, तो न्यूटन का कहना था कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स, तो यहाँ पर ये इस तरह से कॉर्पसल्स आएंगे। ये कॉर्पसल्स आकर जब यहाँ टकराएंगे तो इस जगह पर इलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, जैसा कि उनका नेचर था वो पार्टिकल्स का, उनका जो नेचर है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन वाला नेचर है। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन होगा, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हुआ इसलिए जिस एंगल से ये लोग टकराए उसी एंगल से ये इधर चले जाएंगे इस तरह से, मतलब ये पार्टिकल्स ने इस तरफ जो है वो ऐसे ट्रेवल करना है, इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आइजैक न्यूटन ने इलास्टिक कोलिजन जो है इस चीज़ का सहारा लिया था। यहाँ पर एक और चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि जिस वक्त लाइट के कॉर्पसल्स इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराते हैं तो उस टाइम पर यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स भी डेवलप होती है। ओके, रिपल्सिव फोर्स ये भी डेवलप होती है, और क्योंकि रिपल्सिव फोर्स डेवलप हुई इसलिए इस सरफेस के पार्टिकल्स जो है वो लाइट के कॉर्पसल्स को उसको जो है वो रिपेल करेंगे, उनके बीच में रिपल्शन आ जाएगा, और इसलिए ये पार्टिकल्स रिपेल होकर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएंगे। इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ओके, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत परफेक्ट नज़र आता है, यानी ऐसा लगता है कि ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, इसके बाद एक और फिनोमिनन होता है लाइट का, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आप देखो एक बहुत ही सिंपल सा है। मान लो कि आपने यहाँ पर ऊपर एयर है और यहाँ नीचे वाटर है, पानी है, और ये पानी की सरफेस है, और मान लो कि ये एक नॉर्मल है। तो जब आप इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट को इसके ऊपर आप इंसिडेंट करोगे ऐसे, मान लो कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ जाता है, तो जब वो पानी के अंदर आएगा, मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, उस वक्त वो ऐसा कुछ तो भी बैंड हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिए कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो उसका ऐसा बैंड जो है वो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ ऐसा झुक जाएगा, बैंड हो जाएगा। ये फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करना था न्यूटन ने, तो न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि लाइट के जो कॉर्पसल्स हैं वो कॉर्पसल्स यहाँ आके टकराते, और यहाँ टकराने के बाद इस जगह पर एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो यहाँ डेवलप हो जाएगी। इस जगह पर एट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होंगी, और उस एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये अंदर की तरफ जो है वो बैंड हो जाएंगे। ओके, सवाल ये आया कि ये यहाँ पर अंदर की तरफ ही क्यों बैंड हुए, मतलब व्हाई नॉट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक्चुअली यहाँ पर उसने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि यहाँ के जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल जो है वो लाइट के कॉर्पसल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और जब ये सारे के सारे लोग यानी सारे पार्टिकल जब लाइट के इस कॉर्पसल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। ओके, आप देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा
अलग तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये वाटर सरफेस है और इस जगह पर लाइट का एक कॉर्पसल यहाँ पर आ गया। ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन के अंदर इसकी फोर्स ऐसे लग रही है। ओके, मतलब ये डायरेक्शन में वो जा रहा है एक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में, लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स है वो उसको, रिजल्टेंट जो फोर्स है वो डाउनवर्ड ऐसे खींच रही है। तो ये फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स या गिलास मॉलिक्यूल्स, और ये वाली जो फोर्स है ये वो लाइट कॉर्पसल्स की अपनी फोर्स है। तो जब ये दोनों आ जाएंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में से ऐसा जाएगा और इस तरह से ये लाइट बैंड हो जाएगा, यानी वो पार्टिकल जो है वो इस तरह से बैंड हो जाएगा। ये हमारी यहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो है उसने बैंड होना है इस तरफ। तो इस तरह का उसने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया था। ओके, तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, यानी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के हिसाब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ इस तरह से होगा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइट कॉर्पसल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो कि यहाँ आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो एयर है इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सपोज करो va है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर जो है सपोज करो कि वो vw है। तो यहाँ तीन बातें हो जाएगी, यानी ये va और vw के बीच में तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। va इज इक्वल टू vw, मतलब दोनों वेलोसिटी सेम। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है va ग्रेटर देन vw, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि va लेस देन vw, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये पहला केस। दूसरा केस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और तीसरी पॉसिबिलिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो सवाल ये आएगा कि अगर ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं तो न्यूटन ने ये तीन में से कौन सी पॉसिबिलिटी को उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो आप देखिए बहुत ही कॉमन बात है यहाँ पर, जब ये लाइट के कॉर्पसल्स यहाँ पर आएंगे तो ये अपनी खुद के एक फोर्स से आएंगे, यानी उनकी खुद की एक एनर्जी है, खुद का उनका एक फोर्स है जिसकी वजह से वो इस जगह पे आके टकरा गए। और जब ये अंदर बैंड होंगे उस वक्त इनके ऊपर नीचे का जो मीडियम है यानी वाटर मीडियम जो है उसके मॉलिक्यूल उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो उनके ऊपर अपनी तरफ से एडिशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो एडिशनल फोर्स और उनकी खुद की फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वो लाइट के कॉर्पसल्स अंदर आएंगे वाटर में उस वक्त उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी, और ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी इसका मतलब डेफिनेटली उनकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आइजैक न्यूटन का कहना था कि ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। वो ये पॉसिबिलिटी को भी गलत मानते थे और उनके हिसाब से पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट थी। मतलब उनका ये कहना था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, क्लियर। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था लाइट का आइजैक न्यूटन का कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के अंदर। उनका यह कहना था कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। याद रखो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में स्पीड उनका कहना था कि ज़्यादा होगी और रेयरर मीडियम में कम होगी। ओके, तो ये थी कहानी आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट की। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या ये थ्योरी जो है ये करेक्ट इसको हम मान सकते हैं। हालांकि ये थ्योरी आइजैक न्यूटन ने पेश किया है और आइजैक न्यूटन जो है वो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, बल्कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिस्टेमेटिक फिज़िक्स जो है वो आइजैक न्यूटन ने ही शुरू किया था। इसलिए 1675 में जब आइजैक न्यूटन ने ये थ्योरी पेश किए तो उसके बाद कई सालों तक, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक ये जो थ्योरी है इसको बिल्कुल करेक्ट माना गया। यानी इसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस आए भी, लेकिन वो ऑब्जेक्शंस को अडॉप्ट नहीं, यानी उनको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। और नियर अबाउट 1850 में एक बहुत बड़ी बात हुई जिसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ा। मैंने मतलब आइजैक न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है इट वाज रिजेक्टेड इन 1850। 1850 में एक्चुअली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फोकॉल्ट। तो फोकॉल्ट नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ प्रूफ की
और वो जो प्रूफ इन्होंने किया था वो ये था कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ओके, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है फौकॉल्ट ने जो प्रूफ किया था वो यही वाला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। और ये जो चीज़ थी ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं था, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ किया था। और जब ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब आइजैक न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है वो गलत हो गई, और इस तरह से आइजैक न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट है इट वाज रिजेक्टेड। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि आइजैक न्यूटन ने 1675 में ये थ्योरी बताए थे, और इनसे एग्जैक्टली 3 साल के बाद 1678 में एक और थ्योरी पेश की गई जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली पेश किया था क्रिश्चियन हाइजिन नाम के एक साइंटिस्ट ने। ओके, तो क्रिश्चियन हाइजिन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट का क्या कहना था, तो उसको आप एक बार समझ लो। इनका ये कहना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी हुई नहीं है, बल्कि इट इज़ मेड अप ऑफ वेव्स। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इनका ये कहना था। लेकिन कौन सी वेव्स, तो इन्होंने यहाँ पर बात किया मैकेनिकल वेव्स की। यानी हाइजिन का ये कहना था कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स एंड द वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स जो है उन्होंने उसकी बात की थी। क्यों किए थे मैकेनिकल वेव्स की, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात क्यों नहीं किए थे, तो उसका रीज़न याद रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट 1885 के बाद आया। ये कंसेप्ट मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिए थे, यानी ऑलमोस्ट जिस ज़माने में इन्होंने दिया था उससे नियर अबाउट 200 साल के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट आया था। ओके, इसीलिए हाइजिन जो है उन्होंने मैकेनिकल वेव का कंसेप्ट दिया। अब मैकेनिकल वेव का जो कंसेप्ट है इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो एक्चुअली लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। पहले उन्होंने ये बोला था कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, मतलब उसके पार्टिकल ये ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं और वेव आगे बढ़ती है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही करेक्शन किया और उनका कहना आया कि नहीं, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, यानी मैकेनिकल वेव तो है लेकिन बेसिकली वो ट्रांसवर्स वेव है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर ये मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब इट मस्ट फॉलो दिस रूल, v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ वेव, n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। ओके, तो क्रिश्चियन हाइजिन का कहना था कि ये जो फॉर्मूला है ये लाइट ओबे करती है। ओके, इन ऑल पॉसिबल मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर आप लो तो वो ये फॉर्मूले के हिसाब से काम करेगी। v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है वो वेलोसिटी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगा, ऐसा हाइजिन का मानना था। ओके, अब इस थ्योरी के कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने बताया था कि ये मैकेनिकल वेव्स है, ये ट्रांसवर्स वेव है, इट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप याद रखिए कि अगर हम एक ट्रांसवर्स वेव इस तरह से अगर इमेजिन करते हैं तो आप याद रखो कि ये ट्रांसवर्स वेव जब आगे बढ़ती है तो इट कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में से ही ट्रैवल कर सकती, ये लिक्विड और गैसियस मीडियम में से ट्रैवल नहीं कर सकती है। ओके, अब आप देखिए कि अगर लाइट सिर्फ सॉलिड मीडियम में से, यानी अगर लाइट ट्रांसवर्स वेव है तो इट विल प्रोपोगेट ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, और अगर सॉलिड मीडियम में से अगर वो ट्रैवल करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का प्रोपोगेशन जो है वो वैक्यूम में नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो कोई मटेरियल मीडियम होता नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, सपोज करो कि ये अर्थ है, ज़मीन है, और इस जगह पर सपोज करो कि ये सन है, सूरज है। हमको मालूम है कि ज़मीन के चारों तरफ यहाँ पर कुछ तो भी 10-12 किलोमीटर तक इतने रीजन के अंदर यहाँ पर एयर है। ओके, ये 10-12 किलोमीटर की एयर ख़त्म होने के बाद, मतलब ये जो एयर का जो एनवेलप है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये एटमॉस्फेयर जहाँ पर ख़त्म हो जाता वहाँ से लेकर सूरज तक करोड़ों किलोमीटर का फासला है, और ये करोड़ों किलोमीटर के फासले के अंदर यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है।
तो फिर सवाल ये आएगा कि यहाँ से जो लाइट वेव है वो अर्थ तक, ज़मीन तक कैसे पहुँच रही है। ओके, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। यानी क्रिश्चियन हाइजीन के सामने सबसे बड़ा जो इश्यू आया था, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया था वो यही वाला था। उसने ये बताया था कि लाइट ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लाइट कैन प्रोपोगेट इन ट्रांसवर्स वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, लेकिन सनलाइट जो है, सूरज की जो लाइट है वो ज़मीन तक आ रही है वैक्यूम में से। तो फिर वैक्यूम में तो कोई मीडियम है नहीं, स्पेशली सॉलिड मीडियम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हम लोग कि कोई सॉलिड मीडियम भी हो सकता है वैक्यूम के अंदर। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिश्चियन हाइजीन जो है उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेकर आया। उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ल्यूमिनीफेरस ईथर नाम का एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। याद रखो, इस मीडियम के बारे में उन्होंने बोला था कि ये हाइपोथेटिकल मीडियम है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जस्ट एक थ्योरेटिकल, मतलब इमेजिनरी बोल सकते हैं आप उसको। ओके, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। ओके, तो ल्यूमिनीफेरस ईथर नाम का एक मटेरियल मीडियम है जो पूरी यूनिवर्स में चारों तरफ है, हर कोने में, यूनिवर्स के हर कोने के अंदर। यानी वैक्यूम में भी है, इस दुनिया में जहां पर हमको सॉलिड्स नजर आते हैं, सॉलिड्स के अंदर भी ये पेनिट्रेटेड है, लिक्विड्स में भी है, गैस में भी है, दुनिया में हर जगह पर ल्यूमिनीफेरस ईथर ये मटेरियल मीडियम मौजूद है। इस मटेरियल मीडियम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज उसने लेकर आया था, और वो प्रॉपर्टीज क्यों इमेजिन किया था तो उसको आप लोग समझ लो। आप याद रखो कि किसी भी मीडियम के अंदर जब हम किसी वेव के बारे में बात करते हैं, मटेरियल मैकेनिकल वेव की जब बात करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी का एक कंसेप्ट है, उसका वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ई अपॉन रो। ओके, आप याद रखो यहाँ पर ई का मतलब इलास्टिसिटी है और रो का मतलब है डेंसिटी उस पर्टिकुलर मीडियम की। ये जो ई है इलास्टिसिटी, ये सजेस्ट करती है कि वो जो मटेरियल मीडियम है, वो जो जिस मीडियम में से आप लाइट को प्रोपोगेट कराना चाहते हैं वो इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, और रो जो है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ देखो कि आपको स्पीड ऑफ लाइट को, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको आपको बढ़ाना है। तो ये कब बढ़ेगा? जब आप इलास्टिसिटी बढ़ाओगे। ओके, या फिर आप डेंसिटी को कम करोगे। जितना आप डेंसिटी को डाउन करते जाएंगे और जितना आप इलास्टिसिटी को बढ़ाते जाओगे तो उतनी ज़्यादा ये स्पीड बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्स में सबसे बड़ी स्पीड है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईथर जो है, ल्यूमिनीफेरस ईथर, उसके अंदर दो बातें जो है वो कंसीडर की गई, दो तीन चीज़ें उसके अंदर, दो तीन प्रॉपर्टीज उसके अंदर लाई गई। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, यानी वो जो ईथर है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ये पहला कंसेप्ट लेकर आ गए कि वो परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर है। और दूसरा कंसेप्ट ये लेकर आए कि वो जो मटेरियल पार्टिकल जो मतलब ल्यूमिनीफेरस ईथर जो है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो मासलेस है, मतलब उसका मास जो है वो ज़ीरो है और उसका जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट है। अब आप इमेजिन करो कि अगर मास ज़ीरो है और वॉल्यूम अगर उसका इन्फिनिटी है तो ये दो बातों का मतलब हो जाएगा कि रो मस्ट बी ज़ीरो। ओके, डेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर लाया था कि स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसलिए वो जो ल्यूमिनीफेरस ईथर जो है वो मासलेस होना चाहिए और उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो उसका वॉल्यूम होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, और इसी तरीके से कुछ और चीज़ें उसके अंदर किया था। जैसे उसके अंदर एक बात ये थी कि ये जो मटेरियल मीडियम है ल्यूमिनीफेरस ईथर, ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, मतलब ये अपने आप से रोशन हो जाता। दूसरी बात ये कंसीडर किया गया था कि ये ऑल परवेडिंग मीडियम है, मतलब ये हर जगह मौजूद है, हर चीज़ के अंदर ये है, वैक्यूम में भी है, सॉलिड्स में भी है, लिक्विड में भी है, गैसेस में भी है, यानी ऑल परवेडिंग मीडियम है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ईथर के अंदर लाई गई और ये माना गया कि ईथर होने की वजह से लाइट के जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो प्रोपोगेट होकर आगे चले जाते हैं। ओके, और इस तरह से लाइट जो है वो ट्रैवल करता है विथ वेरी फास्ट स्पीड। ओके, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ में लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा कहीं पर भी, किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे वैक्यूम हो, क्योंकि हर जगह ल्यूमिनीफेरस ईथर मौजूद है, ऐसा इनका कहना था। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि आगे चलकर हुआ ये कि ये जो ल्यूमिनीफेरस ईथर है इसको
बहुत सारे लोगों ने इसको इसमें फेथ किया, मतलब इसको माना। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो इसको मानते थे कि वो है, प्रेजेंट है चारों तरफ हर जगह पर यूनिवर्स के अंदर, और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इसको नहीं मानते थे। ओके, तो फिर सवाल ये शुरू हुआ कि अगर ल्यूमिनिफेरस ईथर है तो फिर क्यों ना उसको डिटेक्ट किया जाए, मतलब उसको चेक किया जाए कि वो है कि नहीं है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट्स किए दुनिया के अंदर। इनमें से 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक का नाम है माइकलसन और दूसरे एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है मोरले। तो माइकलसन और मोरले ये 2 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने बहुत सारे एक्चुअली उन्होंने एक इंटरफेरोमीटर तैयार किया और फिर उसको लेकर बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बताए कि ईथर नाम का ये जो मटेरियल मीडियम जो हाइजीन ने बताया था, उन्होंने ये बताया कि ये मीडियम हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर जो है उसको चैलेंज किया गया और माइकलसन एंड मोरले ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ करके बताया कि ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का कोई मटेरियल मीडियम दुनिया में नहीं होता है, यानी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एक्चुअली ये ईथर का ना होना, यानी ईथर का एग्जिस्ट ना होना, ये हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनकर सामने आया। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और वो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने पेश किया, उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ अज्यूम किए थे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। उन्होंने ये एक अजम्पशन किया और स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानकर उन्होंने एक तरह से ये चीज़ प्रूफ कर दी, या एक तरह से उन्होंने ये चीज़ को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि ईथर नाम की कोई चीज़ हो सकती है। ओके, द थ्योरी ऑफ ईथर वाज टोटली रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय माइकलसन एंड मोरले, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह से हाइजीन्स थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो एक तरह से रिजेक्ट हो गई एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। यानी एक्चुअली थ्योरी तो रिजेक्ट इस सेंस में हुई कि उसमें ईथर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये थ्योरी काफ़ी करेक्ट है। इस थ्योरी के हिसाब से आप यहाँ पर याद रखो कि इट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर सकती है, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये एक फिनोमिनन होता है लाइट का जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह से उन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, ये जो अलग अलग जो एक्सप्लेनेशन थे बाय यूजिंग वेव ऑप्टिक्स, एक्चुअली हाइजीन्स थ्योरी जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही इन सब को एक्सप्लेन करने के अंदर। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो कि हाइजीन्स थ्योरी ने रेक्टिलिनियर मोशन को भी एक्सप्लेन किया था। रेक्टिलिनियर मोशन को किस तरह से एक्सप्लेन किया तो उसको आप समझ लो। आप देखो, हाइजीन का कहना था कि लाइट जो है वो इस तरह की वेव है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है, मतलब ये तो वेव है, ये तो इस तरह से जा रही है। तो उसका ये कहना था कि ये जो वेव्स है ये बहुत ही छोटे छोटे वेव्स हैं, और जब आप ये वेव्स को ऐसे बहुत ही छोटे छोटे वेव्स अगर बनाएंगे, अब आप देखो जैसे मैंने यहाँ बनाया तो ये वेव बड़ी नज़र आ रही है, यहाँ मैंने वेव को बहुत छोटा बना दिया। अगर मैं ये वेव को और भी एकदम छोटा छोटा अगर बनाता जाऊँ तो आप लोग इमेजिन करेंगे, आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे स्ट्रेट लाइन बनाई जा रही है। तो अगर हम वेव लेंथ को बहुत छोटा कर दें तो जो वेव बनेगी वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन जैसी बनेगी, और यही उन्होंने अज्यूम किया था। इस तरह से हाइजीन्स थ्योरी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन को भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा यानी कुछ हद तक जो है वो कामयाब हुए थे। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि आज मैंने जैसा आपको शुरू में न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी बताया, तो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट जो है उसने भी रेक्टिलिनियर मोशन एक्सप्लेन किया, उसने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, उसने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन उसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसी तरह से उसने पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है क्रिश्चियन हाइजीन की जो थ्योरी है उसके अंदर उसने जो एक्सप्लेनेशन जो किया था, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया,
डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन पोलराइजेशन ऑफ लाइट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन अगर किसी ने किया है तो वो है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट का जो बेसिक नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का जो नेचर है मैक्सवेल ने जैसा बताया था, तो वो एक्चुअली आज के ज़माने का सबसे मतलब एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट है लाइट का वो वही है। हम उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात की है। आप याद रखो कि आज के ज़माने में लाइट को डुअल नेचर भी माना जाता है, यानी ये भी माना जाता कि लाइट जो है वो एक्चुअली डुअल नेचर वाला है। अब ये डुअल नेचर का क्या मतलब हुआ? डुअल नेचर का मतलब ये है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का भी है और वो वेव नेचर का भी है, और ये दोनों नेचर जो है साइमल्टेनियसली यानी बैक वक्त उसके अंदर एक ही वक्त में उसके अंदर दोनों मौजूद होते हैं, दोनों नेचर उसमें साइमल्टेनियसली मौजूद हैं। कभी पार्टिकल नेचर बढ़ जाता और कभी वेव नेचर बढ़ जाता। ओके, इस तरीके से, लेकिन दोनों में से कोई भी एक नेचर ज़ीरो नहीं होता है। तो डुअल नेचर वाला जो कंसेप्ट है वो आगे चलकर हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन करते टाइम पर हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और डुअल नेचर की बात की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपने ये तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अगले जो डिटेल्स हैं वो शुरू करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।